आदाब नाजरीन, अदबनामा का नया एपिसोड लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे इस ख़ास एपिसोड के मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान से हज़ारों किलोमीटर दूर बरतानिया में उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ के लिए सबसे ज़्यादा मुतहरिक व सरगर्म है। मशहूर व मारूफ अफसाना नगार, कॉलम नगार, जिनके अफसाने और मज़ामीन दुनिया के बेशतर अखबारात व मजल्लात में शाये होते रहते हैं। करीब 5 किताबों के मुसन्निफ़ और मारूफ तज़किया नगार जनाब फ़हीम अख्तर साहब हमारे साथ लंदन से लाइव जुड़ चुके हैं, जिनसे हम बरतानिया में उर्दू ज़बान व अदब की सूरत हाल के अलावा अफसाना नगारी के फ़न पर भी बात करेंगे। उम्मीद है ये गुफ्तगू बहुत ही दिलचस्प होगी, जिसमें आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा। फ़हीम अख्तर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। बरतानिया में उर्दू ज़बान व अदब की क्या सूरत हाल है, इस सवाल पर आने से पहले एक अहम सवाल से हम इस गुफ्तगू को शुरू करना चाह रहे हैं कि अब ये आम राय बनती जा रही है कि उर्दू ज़बान व अदब का मुस्तकबिल ख़तरे में है। क्या आपको भी इस दावे में सच्चाई नज़र आती है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सरासर गलत है, झूठ बात है। ये एक प्रोपेगेंडा है, सियासी मकासद है लोगों के। देखिए, जुबान उर्दू जुबान कैसे मिटेगी? उर्दू जुबान दुनिया भर में बोली जाती है। उर्दू जुबान के प्रोग्राम लोग देखते हैं, उर्दू जुबान के हवाले से काम हो रहे हैं। अब मैं तुर्की गया हूँ, मिस्र गया हूँ, मैं ढाका गया हूँ, आपको हैरानी होगी कि वहाँ उर्दू की तालीम वो बच्चे पा रहे हैं जिनकी मादरी जुबान उर्दू नहीं है। जी जी। लेकिन देखिए, मसले मसाइल हर जुबान में है, मसले मसाइल हर अदब में है। जी। उर्दू के हवाले से मुझे नहीं लगता है कि उर्दू जुबान मिट जाएगी। हाँ, मसला ये हो रहा है कि जो लोग पुराने लिखने पढ़ने वाले हैं वो अपने आप को तब्दील करना नहीं चाहते नए दौर में। जी। वो टेक्नोलॉजी में आना नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह से उर्दू ज़ुबान को दूसरे तरीके से पेश किया जाए, लोगों को दिलचस्पी बढ़ाई जाए। जी। और इसके अलावा जो है जो बहुत सारे जैसे उर्दू में आम बोलचाल में जो ज़ुबान इस्तेमाल होती है उसको लोग इस्तेमाल नहीं करते, जिससे ऑडियंस बढ़ गई है दो हिस्सों में। एक जो है आपके शोबे की ज़ुबान हो गई है कि जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं वो अपनी उर्दू ज़ुबान को दावेदार हैं। एक ज़ुबान ये है जो आम आदमी बोलता है और यही आम आदमी उर्दू ज़ुबान की खिदमत भी कर रहा है, हमारे कॉलम को भी पढ़ता है, हमारे अफसाने को भी पढ़ता है, हमारी शायरी की भी दाद देता है। जी। अब आपने बात कही कि उर्दू ज़ुबान जो है मिट जाएगी, बड़ा मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक्सट्रीम और बहुत ही अजीब बात है। पर पाकिस्तान जो बना है, जी। पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान तो उर्दू है, तो आप किस तरह से कह रहे हैं कि उर्दू ज़ुबान मिट जाएगी? जाहिर सी बात है कि कुछ मसले मसाइल हैं, वहाँ भी हैं, पाकिस्तान में। हाँ, हिंदुस्तान में उर्दू ज़ुबान जो है वहीं से शुरू हुई, पली बढ़ी और काफ़ी वहाँ भी काम हो रहा है, बोल रहे हैं लोग। लेकिन दुश्वारियाँ हैं, लेकिन ज़ुबान मिटने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। फ़हीम साहब, आपने ज़बान मिटने का कोई सवाल नहीं, इससे तो साफ इनकार कर दिया। लेकिन एक सच्चाई तो है कि नई नस्ल उर्दू से दूर और बहुत दूर होती जा रही है। इसके लिए ज़िम्मेदार कौन? क्या वालिदैन ज़िम्मेदार हैं या जो लोग उर्दू ज़बान व अदब की मुल्की व आलमी सतह पर क़यादत कर रहे हैं वो ज़िम्मेदार है? नहीं, देखिए, कोई भी ज़ुबान जो है वो शौक से बोली जाती है, पढ़ी जाती है, लिखी जाती है। आप दावा नहीं कर सकते हैं कि ज़ुबान मिट जा रही है। जी। अगर आप ज़ुबान को पिछले 50 साल पहले से अगर मुआवजा कर रहे हैं तो ये आपकी भूल है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से अंग्रेज़ी ज़ुबान जो है रोज़गार से जुड़ी हुई है, तो हर आदमी चाहता है कि वो अंग्रेज़ी उसका बच्चा पढ़े ताकि अच्छे रोज़गार से जुड़ जाए। जी। तो ये बात तो आप भी जानते हैं। जी। लेकिन हमने बारहा कहा है कि उर्दू ज़ुबान जो है वो हमारी सकाफ़त का अहम हिस्सा है। जी। और इस बात को मान करके अगर हम अपने बच्चों को घरों में उर्दू की तालीम इब्तदाई दौर से देना शुरू करें, आपको हैरानी होगी रहमती, मैं हिंदुस्तान जाता हूँ, बहुत सारे नौजवान लड़के जो हैं, लड़कियां मुझसे कहते हैं कि सर हम आपको देख करके उर्दू सीखना चाहते हैं। अब ये जो बात है ना, ये बड़ी दिल को छूने वाली बात। तो क्या वजह है कि आपके यहाँ लोग पढ़ा भी रहे हैं, आपके लोग पढ़ भी रहे हैं, लेकिन वो आम आदमी से जुड़ क्यों नहीं रहे? ये देखना पड़ेगा।
तो जाहिर सी बात है कि या तो उनके लिखने पढ़ने में कोई अनफरादियत नहीं है, या फिर वो जुबान को जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं जी लोगों में दिलचस्पी नहीं है। अब ये एक वर्कशॉप होनी चाहिए। मैंने कॉन्फ्रेंसेस में कहा है कि वर्कशॉप हमारे यहाँ नहीं करते हैं कॉन्फ्रेंस में, उर्दू कॉन्फ्रेंस ये बहुत बड़ा सानिया है। वर्कशॉप होनी चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए, और ये कोशिश करनी चाहिए कि देखिए हमारे यहाँ लोग छोटे छोटे क्लब होते हैं, जी छोटे छोटे अदबी नशिस्तें होती हैं, वहाँ नौजवानों को उनके हिसाब से कुछ इस तरह प्रोग्राम रखा जाए कि वो आए, प्रेजेंट करें, पेश करें। लेकिन यही यही ये मसला है हमारे यहाँ कि हम अपनी आने वाली नस्ल को नहीं देख रहे हैं। जी हम अपने बारे में सोच करके जुबान को कभी मिटा रहे हैं, कभी हटा रहे हैं, कभी सियासत के भेंट चढ़ा रहे हैं। तो ये जरा सा मुझे लगता है कि गलत बात है। गोया फ़हीम साहब, आप ये मान रहे हैं कि उर्दू को रोज़गार से जोड़ दिया गया होता तो उर्दू की आज जो सूरत हाल है मुख्तलिफ होती? कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए यही बात है ना कि फिर ये देखिए रोज़गार से जोड़ करके आप उर्दू के फ़रोग़ की बात नहीं कर सकते हैं, इसको भूल जाइए। जी रोज़गार जो है उर्दू में आपको है, यहाँ भी है, इंग्लैंड में भी है, दुनिया में भी है, पाकिस्तान में भी है। मैं ये कह रहा हूँ कि उर्दू ज़ुबान के फ़रोग़ के लिए हमें तरीक़ेकार बदलना होगा। जी हमें इसको अपने तौर पर घरों में पढ़ाना होगा, अपनी सकाफ़त का अहम हिस्सा समझना होगा, तब ये ज़ुबान जो है बोली भी जाएगी और लोगों में आम भी होगी। देखिए रोज़गार से आप कैसे जोड़ेंगे? आप जो कहते हैं रोज़गार से जोड़ने से उर्दू का फ़रोग़ होगा, बिल्कुल गलत है। भाई रोज़गार से अगर जोड़ा जाए तो अब एक आपको अच्छी बात मैं बताता हूँ। मैंने जब मास्टर डिग्री किया जी तो उर्दू ज़ुबान से बामुश्किल 2 या 4 लोग उसमें टीचर बने या प्रोफेसर बने, लेकिन 90% लड़के जो है वो उर्दू स्ट्रीम में नहीं है, ना ही उन्होंने उसमें कोई जॉब हासिल। जी तो ये जो हमारा जो रवैया है, हमारा जो नज़रिया है कि उर्दू पढ़ेंगे, अब जाहिर सी बात है कि प्रोफेसर तो 2 ही आदमी बन सकते हैं ना, पूरा क्लास तो प्रोफेसर नहीं बन सकता आगे चल करके। तो इस नज़रिए को हमें सोचना पड़ेगा। हाँ, उर्दू प्रोफेसर हजरात जो हैं इस पर बहस करें, सरकार को, आपके हुकूमत को लिखें कि भाई इस तरह से उर्दू आबादी के लिए इन शोबों में उर्दू की ज़रूरत है। लेकिन बात यही कहना पड़ेगी बहुत मायूसी के साथ कि हमारे यहाँ मुफाद परस्ती बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से खामखा ज़ुबान को बीच में ला करके उससे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। फ़हीम साहब, मुफाद परस्ती तो अपनी जगह है, लेकिन सवाल ये है कि उर्दू ज़बान और अदब को जो रोज़गार से जोड़ने से आप इनकार कर रहे हैं। एक तो नई नस्ल को देख ही रहे हैं आपके कितने उर्दू के करीब हैं। दूसरी बात यह है कि उर्दू ज़बान और अदब को अगर रोज़गार से न जोड़ा जाए तो आप जो आजकल तस्वीरें देखते हैं कि जब बच्चा हायर सेकेंडरी क्रॉस करके जब बैचलर की तरफ आता है, मास्टर की तरफ आता है, तो आज दिलचस्पी से ज़्यादा लोगों का फोकस इस पर होता है कि किस फील्ड में, किस ज़बान में स्कोप ज़्यादा है। इस सच्चाई से आप भी वाकिफ़ हैं। फिर ऐसे में आप ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि रोज़गार से जोड़ने से वो फ़रोग़ नहीं होगा, फिर किस तरह से फ़रोग़ होगा? मैंने आपको ये बात कही ना कि देखिए रोज़गार से जोड़ना मुश्किल है, इसलिए कि रोज़गार जो है मेन स्ट्रीम उर्दू में पढ़ करके नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके मुल्क में कौमी ज़ुबान हिंदी है, जहाँ से आप बात कर रहे हैं हिंदुस्तान से। उसके अलावा जो है अंग्रेज़ी जो है वो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, राब्ते की ज़ुबान है। तो यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि नुकसान यही हो रहा है। हम देखिए हम जो हमने भी उर्दू में तालीम हासिल की, लेकिन मैं तो काम बिल्कुल मुख्तलिफ कर रहा हूँ जी, लेकिन उर्दू से मोहब्बत है। मैं ये कह रहा हूँ कि उर्दू ज़ुबान के फ़रोग़ के लिए घर घर में जो है ना तहरीक चलानी होगी। हाँ देखिए, इसको जब तक हम अपना असासा नहीं समझेंगे, इसको अपनी विरासत नहीं समझेंगे, मुश्किल है। हम इसमें सियासत ला करके, देखिए मसाइल को ला करके ज़ुबान का फ़रोग़ आप नहीं कर सकते जी। मसाइल एक है, मसाइल पर बहस होनी चाहिए, उसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। उर्दू ज़ुबान के फ़रोग़ के लिए आप देखिए हिंदुस्तान पाकिस्तान में कुरान शरीफ पढ़ाते हैं ना जी जी बच्चों को जी, तो क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि हमारा मजहबी अकीदा है कि कुरान पढ़ाना बच्चों को ज़रूरी है। उसके बाद कुछ बच्चे जो हैं हाफिज बन जाते हैं, कुछ बच्चे जो हैं
उसमें रिसर्च करते हैं, कुछ बच्चे आलिम बन जाते हैं, इसी तरह होता है। लेकिन वो रोजगार के लिए नहीं बनते हैं, माफ कीजिएगा। जी जी लेकिन इसी तरह से उर्दू जुबान को अरबी के साथ पढ़ाना अगर शुरू कर दिया जाए, जैसा मदरसा का बहुत अहम रोल है हिंदुस्तान में, उर्दू जी जुबान में काफी उसमें होता है, तो इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि छोटे छोटे पैमाने पर मोहल्ले में, जी शाम में। अब आपको एक और मिसाल दूं, ये जो कॉन्वेंट स्कूल होते हैं अंग्रेजी के, इसमें मैंने रिसर्च किया है कि जी ज्यादातर बच्चे, चूंकि हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो माली हालत अच्छी हुई है, जी तो वो उनके बच्चे जाते हैं अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने के लिए। जी अब देखिए, वहां मैं सोच रहा हूँ कि उनके कॉन्वेंट के प्रिंसिपल से बात करें, और जो कलकत्ते में हमारा अदारा है सूफी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी, इस पर जी जी बहस हो रही है हमारी और जी राब्ता भी हो रहा है कि हम वहाँ चाह रहे हैं कि प्राइवेटली एक टीचर देंगे, जी जो बच्चे उर्दू स्पीकिंग के आते हैं, जी जाहिर सी बात है ज्यादातर मुसलमान ही होंगे, उनके लिए हम एक ऑप्शनल 1 घंटे का क्लास उर्दू में देंगे। अब देखिए, आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि जी आपको नहीं पता कि उसमें से 2 लड़का अफसाना निगार बन जाए, एक लड़का या लड़की कॉलम नवीस बन जाए। तो ये जो सिलसिला है ना, जिससे हम जुबान से डिटैच हो रहे हैं, ये जी डिटैचमेंट खत्म हो जाएगा। समझिए कि नहीं? जी तो जाहिर सी बात है कि कम से कम 100 बच्चों में जब वो बड़े होंगे तो कम से ये तो कह सकते हैं ना कि भाई फहीम अख्तर, मैं आपकी शायरी को पढ़ सकता हूँ। ये जी तो नहीं कहेंगे कि भाई मुझे तो जितने लड़के हिंदुस्तान में मिलते हैं नए नए नस्ल के, ये एक मसला है, वो बोलते हैं सर हम पढ़ नहीं पाते उर्दू, जी क्योंकि हमने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। हम तो बहस उलझे हुए हैं कि रोजगार से जोड़िए, तो सरकार से दूसरी जुबान बनवाइए, तो पाकिस्तान की ये जुबान है, इसमें उलझ गए। और जो जो ग्राउंड लेवल का जो काम है वो भूल गए हैं। और उससे ये हो रहा है कि जो आने वाली नस्ल है जो आ चुकी है वो उर्दू से ना बोले। जी चलिए फ़हीम साहब, आपने खुले खुले दिल से इस चीज़ का एतराफ़ किया कि मदारिस और जामियात का जो हिंदुस्तान में मदारिस और जामियात हैं, उनका उर्दू ज़बान की बक़ा में और फ़रोग़ में अहम रोल है। आमतौर से उर्दू बिरादरी में बहुत कम लोग इसका एतराफ़ करते हैं, लेकिन आपने खुले दिल से एतराफ़ किया। एक दूसरी बात यह कि मोहब्बत करने वाले उर्दू से कम हो गए हैं, ये एक सच्चाई है। अब हम हिंदुस्तान से निकलकर या मजमूई सूरत हाल से निकलकर आपके सीधे बरतानिया पहुँचते हैं। बरतानिया में उर्दू ज़बान व अदब की क्या सूरत हाल है, आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। देखिए, बरतानिया में उर्दू जुबान की सूरत हाल आपको अच्छी तरह पता हो कि बरतानिया दुनिया का तीसरा मरकज माना जाता था उर्दू जी जुबान में। तो मैं तो यहाँ 26 सालों से हूँ, 26 वर्षों से यहाँ पर मुकीम हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मेरा सारा, समझिए कि हिंदुस्तान छोड़े हुए एक अरसा हो गया, बल्कि अब हिंदुस्तान बहुत कम जाता हूँ। जी तो बरतानिया की सूरत हाल ये है कि बरतानिया में 50 और 60 की दहाई में जी जो लोग हिजरत करके आए थे, खासकर जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जी उसके बाद से फिर बांग्लादेश बना, तो काफी लोग यहाँ उर्दू बोलने वाले माइग्रेट किए। जी तो जब ये हिजरत करके आए तो इन्होंने उर्दू जुबान के लिए काफी काम किया। यहाँ पर बीबीसी वर्ल्ड उर्दू सर्विस में काफी लोग काम किए, अफसाना निगार यहाँ हुए, यहाँ जी शायर हुए, मुशायरा खूब होता था। जी लेकिन वही मसला ये हुआ कि जो बच्चे उर्दू पढ़ रहे थे वो बस स्कूल तक उर्दू पढ़ कर छोड़ दी। जी फिर हमारे अदबी महफिलों में ये सानिया मैंने ये देखा कि अदबी महफिलों में वही लोग आते थे जो यहाँ पर हिजरत करके हिंदुस्तान पाकिस्तान से आए। जी तो अब ये यहाँ बरतानिया में जब मैं शुरू में आया तो काफी लोग थे उर्दू बोलने वाले, लेकिन अब सब बेचारे, जाहिर सी बात है कि एक तो उम्र हो रही उनकी, तो उसके हिसाब से लोग अल्लाह को प्यारे भी हो रहे हैं। जी बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ बीमार हो गए हैं। तो अब ये कहना मुश्किल है कि बरतानिया अब तीसरा मरकज है, मुझे नहीं लगता है। अब आप, मैं मिसाल दूंगा, मेरी उम्र 50 साल के लगभग है, जी लेकिन मेरी उम्र में बहुत कम लोग हैं जो कहानी लिख रहे हैं, शायरी कर रहे हैं। लेकिन हिजरत चूंकि अभी भी लोग आ रहे हैं पाकिस्तान से हिंदुस्तान से, तो उसमें 1-2 लोग जो हैं वो शायरी कर रहे हैं और अफसाना लिख रहे हैं और महफिलों में जा रहे हैं। जी लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि 20 सालों के बाद या 10 साल के बाद जी जहाँ ये मसला पैदा होगा कि क्या उर्दू की महफिलें होंगी जैसे हो रही हैं, जी या क्या यहाँ पर उर्दू का बोलबाला होगा। लेकिन
उसके बरक्स अगर आप टेलीविजन पर जाएं जी तो सारे ड्रामे हिंदुस्तानी पाकिस्तानी देखे जाते हैं। यहाँ के यंगस्टर देखते हैं, नौजवान। जी। यहाँ फिल्में बड़ी मकबूल हैं, सब है, लेकिन अदबी महफिलें जो हैं वो दम तोड़ रही हैं। ये यहाँ की रियलिटी। फ़हीम साहब, जो रियलिटी आपने बताई है उस पर आपको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जो लोग उर्दू की ज़िम्मेदारी ने उर्दू के फ़रोग़ की ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, जो अहम रोल निभा रहे हैं, उनके लिए आपने बड़ा अच्छा पैगाम दिया है कि उन्हें वक्त से पहले बेदार होने की ज़रूरत है। फ़हीम साहब, चूँकि आप एक अफसाना निगार हैं और आपके अफसानों का मजमूआ एक गुरेज़ा लम्हा के नाम से शाये भी हुआ, जानना ये चाह रहा कि आजकल अफसाना निगारी की क्या सूरत हाल है, और ये भी बताइएगा कि आजकल जो अफसाने लिखे जा रहे हैं उसके मेयार के हवाले से आप क्या राय रखते हैं? ठीक है, मेरी बात यह है कि मेरे अफसाने की दो किताबें हैं। एक तो एक गुरेज़ा लम्हा पहला मजमूआ है, जी उसके बाद पुराने अन्य अफसानों का मिला करके फ़हीम अख्तर का अफसाना, जिससे आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद काजिम ने तरतीब दी है, जी वो अभी पिछले साल ही उसका इजरा हुआ है। अब मैंने जब अफसाना लिखना शुरू किया तो बरतानिया में मेरी किताब 15 साल बाद शाये हुई। ये आपको हैरानी होगी सुन करके। जी हमारे यहाँ क्या हुआ है ना कि अफसाने में क्वालिटी जो है वो खत्म हो गई है, जी क्वांटिटी है। मिसाल के तौर पर मैं देखता हूँ कि अफसाने जो हैं वो बयानिया तौर पर लिखे जा रहे हैं। जी अब मैं पढ़ता रहता हूँ, हिंदुस्तान वगैरह के अफसाने में लोग बयान करते हैं, मतलब अफसाने की जो एक है ना उतार चढ़ाव और ड्रामाई अंदाज और कैरेक्टर और ये सारी चीजें, जी तो मुझे लगता है कि ये अफसाने के लिए एक अच्छी बात नहीं है। चूंकि काफी वास्ट सब्जेक्ट है, आपके पास वक्त कम है, तो मैं इसे अपने तौर पे ये कहूँगा, मैंने जो भी अफसाने लिखे हैं उसमें एक चीज का मैंने ख्याल रखा है कि जिंदगी की हकायक पर मबनी मैंने अफसाने लिखे जी और यही वजह है कि जब लोग पढ़ते हैं तो वो उनके दिमाग में दो बातें आती हैं कि ये फ़हीम अख्तर ने एक कैसे किरदार को जन्म दे दिया है, जी या फिर वो पैगाम जाता है कि क्या मेरे मोहल्ले में भी ये वाकया हुआ है। तो ये जो समाजी जो उथल पथल है या हमारे मुआशरे की जो ज्यादतियां हैं, इस पर जो है लोग कम लिख रहे हैं। जी और अब देखिए, अब नई नस्ल जो है, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हमारे किताब की अरबी में भी तर्जुमा अभी डॉक्टर वले जमाल ने किया है, जी जो एन शम्स यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। बंगला में हो रहा है, अंग्रेजी में इसकी तर्जुमा किया जा रहा है। अभी जो मैसेज जाएगा ना, तो ये उर्दू जो अफसाने में जो एक गैप आ गया है, जी जो हमें आपको महसूस होता है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम अफसाने की जो नए जमाने से जोड़ने की बात है ना, उससे कहीं हट रहे हैं। और जब आदमी इस तरह से नहीं लिखेगा तो अफसाने, जाहिर सी बात है कि लोगों में दिलचस्पी कम हो जाएगी। जी मुमकिन है कि मुझे लगता, पता नहीं आपको, कई नाम ऐसे हैं, लेकिन वही नाम है जो एक शोबे से आप दूसरे यूनिवर्सिटी में सुनेंगे, आम आदमी के पास अगर आप बात करें तो वो नहीं बता पाएगा। जी मैंने ये बात कही है कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे अफसाने को पान के दुकान के बाहर खड़ी हुई भीड़ पड़ती है, जी ना कि अदबी घुटती हुई अदबी महफिलों में पढ़ा जाता है। प्रॉब्लम यह है कि हम महफिल सजाते हैं उन लोगों के लिए जिनको जुबान अपने झोले में डाल करके घर चले आते हैं, लेकिन जो चाय की दुकान, पान की दुकान, मोहल्ले में जो लोग उर्दू बोल रहे हैं, उन तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो मैंने इसीलिए अफसाने को वहां पहुंचाने के लिए ऐसी जुबान अफसाने को लिखा कि वहां जाए, उनको लगे कि ये इस तरह के अफसाने लिखे आते हैं। तो ये मेरी एक कोशिश है, अल्हम्दुलिल्लाह लोग पसंद करते हैं। फ़हीम साहब, आपका एक सफ़रनामा गर्द सफ़र बहुत जल्द मंजर आम पर आने को है। मेरा सवाल ये है कि ये ख़तरा क्यों मोल लिया? इस सिन्फ के हवाले से अब उर्दू अदब के हल्के में भी बहुत ज़्यादा बातें नहीं होती और आप सफ़रनामे के सिन्फ को तवानाई बख्शने में लगे हुए हैं। देखिए, गर्द सफ़र आने की सबसे पहली वजह यह है कि मुझे, जब मैं कॉलम के जरिए ही सफ़रनामा लिखा, कई ममालिक में गया उर्दू सेमिनार और कॉन्फ्रेंस और इसके हवाले से, तो मैं हमेशा लिखता था। तो
मुझे लोगों ने कहा कि सर आपके सफरनामे को पढ़ के बहुत चीज जानकारी मिलती है। तो फिर लोगों ने कहा कि इसको किताबी शक्ल दी जाए। जी तो इसीलिए इसको एक मजमुआ बना करके गर्द सफर इसका नाम है। और जी इसको इम्तियाज गोरखपुरी साहब, जो आप जानते हैं जफर गोरखपुरी के साहबजादे हैं, जी बॉम्बे में मुकीम है, वो इसकी तरतीब दे रहे हैं। तो इसमें बेसिकली इस सफरनामे में एक अलग चीज है। जो लोग पढ़ते हैं उनका कहना है कि वो पढ़ते वक्त लगता है कि वो भी मेरे साथ जो है ना उस शहर को देख रहे हैं। अदबी और सकाफती है, दोनों बात है इसमें। जी उर्दू का भी हमने जिक्र किया कि जुबान किस तरह कहाँ पढ़ाई जा रही, क्या मसाइल हैं, और वहाँ के सकाफती उस पर भी रोशनी डाली है। तो आपने जो एक बात की ना, ये लोगों का इसरार है। लोगों ने कहा कि भाई आपका सफरनामा आना चाहिए। जी तो मैंने कोई खास सफरनामा नहीं लिखा है। मैंने सफरनामा जितने भी सफर, उसका कलेक्शन इम्तियाज गोरखपुरी ने बनाया। अब जी देखिए, किताब आएगी तो लोगों की राय पता चलेगी। उम्मीद करता हूँ सिन्फ सफ़रनामा का सफ़र पूरी मजबूती के साथ जारी रहे। इस बीच आपकी शायरी पर भी बात करना मेरे लिए ज़रूरी है, चूँकि आप ख्वाब पलकों पर लिए चले आ रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा कि जो ख्वाब आपने पलकों पर सजाया है, उस ख्वाब में क्या है? देखिए, मैं तो मतलब कि ये आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊंगा कि 1989 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा था। तो जी मैंने सबसे पहले वो वॉल मैगजीन उर्दू में शुरू करवाया था। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने पहली बार एक नज्म लिखी थी। तो शौक तो था, लेकिन चूंकि उस पर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन पिछले कई वर्षों से मुझे काफी लोगों ने, जो हमारे मतलब पढ़ने वाले हैं शायकीन, उन्होंने कहा कि फ़हीम साहब आप लिखा करें, आपकी शायरी जो है, आप बातें करते हैं, मुझे लगता है बहुत पसंद आएगा। जी तो हमने एक पिछले साल से ही शुरू किया है। तो इंशाल्लाह 2 मजमुआ आने वाला है। इस साल एक मजमुआ आ रहा है जिसका आपने नाम जिक्र किया है। जी और चूंकि अभी ईद गया, तो अगर आप इजाजत दें तो एक गजल 4 अशार के हैं, सुनाना चाहूंगा जी आपको, बिल्कुल अगर बिल्कुल आप। बिल्कुल बिल्कुल, बस शौक। जाने बहार सामने आओ कि ईद है, जाने बाहर सामने आओ दीदार कि ईद है। जाने बहार सामने आओ कि ईद है, दीदार अपना मुझको कराओ कि ईद है। दीदार अपना मुझको कराओ कि ईद है। क्या बात है। दूरियों ने हाल अजब कर दिया मेरा, जी इन दूरियों ने हाल हाल अजब अजब कर कर दिया दिया मेरा, मेरा। इन दूरियों को आज मिटाओ कि ईद है। क्या बात है, क्या बात है। मिल जाए कुछ सुकून दिले बेकरार को, जी मिल जाए कुछ कुछ सुकून। सुकून दिले बेकरार को, मुझको गले से अपने लगाओ कि कि ईद है। ईद है। रिंदों में रिंद इश्क की ये जिद है साफिया, क्या बात रिंदों में रिंद इश्क की ये जिद है साफिया, है। जी आंखों के जाम मुझको पिलाओ पिलाओ कि के ईद ईद है। है। क्या बात मौके महल यही तो मुनासिब है फहीम, है। जी मौका महल यही तो मुनासिब है फहीम, रुदाद इश्क तुम भी सुनाओ कि के ईद ईद है। है। रुदाद तो इश्क तुम भी सुनाओ के ईद है। मैंने अपनी शायरी में ज्यादातर लोगों से बात करने को रखा है, और एक पैगाम के तौर पर इंशाल्लाह किताब आएगी तो फ़हीम साहब, अच्छा आज लगेगा आज आप। के मुशायरों के हवाले से भी अपनी राय रख दीजिए। आजकल के जो मुशायरे हो रहे हैं, वो उर्दू के फ़रोग़ के लिए हो रहे हैं, समाज की भलाई के लिए हो रहे हैं, या फिर किसकी भलाई के लिए हो रहे हैं और किसके फ़रोग़ के लिए हो रहे हैं? नहीं, देखिए, आजकल के मुशायरे में गवैया बहुत आते हैं, और आप वहाँ देखे सामीन भी जो हैं वो भी वैसे ही आते हैं। जी इसके जिम्मेदार पिछले 10 सालों में चूंकि मुशायरे को कारोबार बना दिया गया, जी और कुछ शोरा जिससे आप भी वाकिफ हैं, उन्होंने बाकायदगी से पैसे मांगने शुरू कर दिए। और ये एक तरह से मुशायरे का जो अहमियत और उसकी जो मेयार थी ना, उसको काफी हद तक खराब कर दिया गया। अब आप देखें ना, मुशायरे में दाद भी दी जाती है, कुर्सी छोड़ करके लोग खड़े हो जाते हैं, ये आलम हो गया है। और इसकी एक वजह यह है ना कि हमने देखा है कि शोरा जो हैं वो सोच करके नहीं लिखते। उनके उनके उनका जो थॉट है ना, जी देखिए, जब आप कुछ लिखते हैं ना, तो उसके लिए थॉट का होना बहुत जरूरी है। थॉट प्रोसेस खत्म हो गया है। जी
अब इसकी वजह से क्या हुआ है कि आज आज का शायर जो है वो हजाम से लेकर के, कपड़े की दुकान से लेकर के और फलाने से लेकर के इस तरह की शायरी करता है और आवाम भी खुश है। जी हालांकि ये होनी नहीं चाहिए। तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। मुशायरे मुशायरे की जो रवायत है हमारे यहाँ जो है, उर्दू ज़ुबान में बहुत सारे शायर हैं, अच्छी शायरी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं सिर्फ नाम आवरी के लिए हाथ उठा करके, हाथ गिरा करके इस तरह की शायरी, इससे मैं नहीं समझता हूँ कि ये मुशायरे में काबिल कबूल है। मुमकिन आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन मेरा यही नज़रिया है इसके खिलाफ। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा कि अगर इससे नुकसान हो रहा उर्दू ज़बान व अदब को, तो फिर उर्दू ज़बान की क़यादत करने वाले या उर्दू ज़बान वाले कहाँ हैं जो इसके ख़िलाफ़ मोर्चा नहीं खोल रहे हैं? नहीं है ना, आपके कोई 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 मोर्चा खोलने की बात छोड़िए, आपके कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। मैंने पिछले साल आपके जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में ये बात कही जी कि मैं देखता हूँ कि बॉम्बे में उर्दू की अलग बात हो रही है, जी कलकत्ते में उर्दू की अलग बात हो रही है, दिल्ली में अलग बात हो रही है। ये समझ में नहीं आता है कि हर कोई जुबान को अपनी जो है दुकान बना करके चमकाया हुआ है। जी कोई एक इकट्ठे बात करना नहीं चाहता है, कोई किसी मसले पर तबादला ख्याल करना नहीं चाहता है। जी और उर्दू जुबान जो है, मैं बरतानिया में इस बात को हमेशा कहता हूँ कि 3 दर्जे में बढ़ गई है। एक, जैसे हवाई जहाज पर आप चढ़ते हैं ना, जी तो बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास, इकोनॉमिक क्लास, वही हाल हिंदुस्तान में हो गया है कि जो बिजनेस क्लास के जो शोरा हैं या अदीब हैं वो अपने आप को अलग बना लिए हैं अपने उन्होंने। जो मिडिल क्लास के हैं वो भी अलग हैं, और जो वर्किंग क्लास के हैं वो अलग हैं। अब उसमें आप क्या कर सकते हैं जब इस तरह की कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। इतने अदारे हैं, देखिए नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, जी इतना बड़ा अदारा, मैं एक साल वहाँ शिरकत किया उनके कॉन्फ्रेंस में। लेकिन वही है कि जब आम लोगों की बात आती है तो वो अदारा उससे डिटैच हो जाता है, वो अलग हो जाता है। तो ये एक अफसोसनाक बात है। और अब ये है कि ये ज़ेर बहस होनी चाहिए, इस पर लोगों को तबादला ख्याल करना चाहिए। जो आपके यहाँ लोग हैं, लिखते पढ़ते हैं, उसमें सिर्फ तनकीद करने से शोरा ठीक नहीं होगी और मसला हल नहीं होगा। जी इस बिल्कुल पर फ़हीम साहब, सिर्फ लोगों, तनक़ीद करने से मसला हल नहीं होगा, बल्कि ज़मीनी स्तर पर, ज़मीनी सतह पर काम करने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि आपका पैगाम अदबी बिरादरी के तक पहुँच जाएगा और लोग इस सूरत हाल को समझेंगे कि क्या कुछ करने की ज़रूरत है और कितना वक्त रह गया है। फ़िलहाल हमारे पास इस प्रोग्राम में वक्त बहुत कम रह गया, इसलिए फ़हीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम कीमती बातों को हमारे साथ शेयर करने के लिए, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये गुफ्तगू दिलचस्प लगी होगी, चूँकि हम एक तरफ जहाँ बरतानिया में उर्दू ज़बान व अदब की क्या सूरत हाल है उससे आप वाकिफ़ हो गए हैं, वहीं हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान व अदब की क्या सूरत हाल है, आलमी सतह पर मजमूई सूरत हाल क्या कुछ है और क्या लोग राय रखते हैं, और मशहूर मारूफ अफसाना निगार फ़हीम साहब ने क्या कुछ अपनी राय रखी है, उससे भी आप बहुत खूबी वाकिफ़ हो गए होंगे। फ़िलहाल आज के इस ख़ास प्रोग्राम में रहमत कलीम को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते फिर नए मेहमान के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।